पर डाल दो पहले इसको, ठीक है। चलिए देखिए, लास्ट टाइम हमने दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कर ली थी, एक तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किया था और एक हमने रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किया था, ठीक है। आज हम करने वाले हैं यहाँ पर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसको डिनोट करते हैं हम डेल्टा टीएफ से, और अगर देखा जाए तो डेल्टा टीएफ है क्या, ये हो जाएगा आपका फ्रीजिंग पॉइंट, है ना, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। दिस इज डेल्टा टीएफ आपका, ये आपका डेल्टा टीएफ होगा। अब अगर हम बात करें, पहले फ्रीजिंग पॉइंट को डिफाइन करें, मुझे बताओ आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, आइस का किस टेम्परेचर पे आइस मेल्ट होना शुरू कर देती है? बोलो, आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? सर 100। अरे जीरो बेवकूफ, 100 पे तो बॉईल हो जाता है, जीरो पे। अच्छा, और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट? सर वाटर का होगा सर वाटर का होना चाहिए ना जीरो। अरे सेम ही तो बात है भाई, जीरो पे आइस मेल्ट भी करती है और जीरो पे वाटर फ्रीज भी करता है ना। तो यानी कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है, इट इज द इक्विलिब्रियम टेम्परेचर वेयर बोथ द फेज कोएग्जिस्ट। अगर मैं 0 डिग्री सेल्सियस पे हूँ तो वहां पर मेरे पास 50% वाटर है और 50% आइस है, ठीक है ना। तो अब देखो, जो वाटर है वो अपनी स्टेट चेंज कर रहा है, लिक्विड से क्या हो रहा है आपका, सॉलिड हो रहा है ना। तो सॉलिड का वेपर प्रेशर कम होता है या ज्यादा होता है लिक्विड से? सॉलिड का वेपर प्रेशर लिक्विड से ज्यादा होता है या कम होता है? सर सॉलिड का ज्यादा होता है। ज्यादा होता है। कैसे भाई, ये बताओ कौन सा सॉलिड वेपोराइज करता है, बताना जरा मुझे। सर आइस अरे नहीं, बेटा, आइस सबसे ज्यादा होता है गैस का, फिर होता है लिक्विड का, फिर होता है सॉलिड का, समझे। सॉलिड का वेपर प्रेशर कम हो तभी तो वो सॉलिड है। अगर उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा फिर तो वो लिक्विड होगा या गैस होगा, समझे। समझे, जो सॉलिड है ना वो इजीली वेपोराइज नहीं करता, लिक्विड इजीली वेपोराइज कर सकता है। पानी को मुझे कम गर्म करना पड़ेगा वेपर बनाने के लिए, आइस के वेपर बनाने के लिए मुझे ज्यादा गर्म करना पड़ेगा, समझे। तो सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर सबसे कम होता है, उससे ज्यादा होता है लिक्विड का, और सबसे ज्यादा होता है किसका, आपका गैस है। गैस तो खुद ही वेपर है, तो गैस का ज्यादा है, ठीक है। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, मैं फ्रीजिंग पॉइंट को डिफाइन कर रहा हूं। फ्रीजिंग पॉइंट, freezing point, it is the temperature, it is the temperature at which the vapor pressure, at which the vapor pressure of a liquid becomes equal to its solid phase, becomes equal to। एक मिनट रुको, एक फोन आ रहा है बच्चे का। हाँ भाई, हाँ बोलो बोलो। हाँ नहीं, हाँ हाँ, कैटालिसिस कट गया सिलेबस से, इसलिए तो नहीं कराया मैंने। अरे मैंने जितना कराया उतना याद करियो, खाली जितना मैंने कराया उतना याद करना। अच्छा 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 अच्छा, कैटालिसिस कट गया है। तो फाइनली डिवाइडेड सब्सटेंस बढ़िया एडसॉर्बेंट हो जाएगा ना। इसके पीछे रीजन सरफेस एरिया नहीं बढ़ जाएगा, बता जरा। अरे मान ले मेरे सरफेस पे, फर्श पे चाय गिर गई और चाय को मुझे हटाना हो, तो मैं तो लाके या तो ईंट रख दूं या ईंट का चूरा करके रखूं, कौन जल्दी एडसॉर्ब करेगा उसको, बताओ। ईंट का चूरा करके रख दूं या ईंट रख दूं? हाँ, ईंट का चूरा ना।
हाँ जी तो सर। फिर बेटा एक मिनट आप रुको, मैं एक बच्चे से बात कर रहा था जरा। हाँ समझ गए? तो भाई फाइनली डिवाइडेड स्टेट में सरफेस एरिया बढ़ जाएगा ना यार। अरे देखना, मेरे पास ईंट पड़ी हो तो घर के कोने में रख दूंगा मैं, लेकिन ईंट को क्रश करके मैंने मिट्टी बना दी तो पूरा घर ही गंदा हो जाएगा ना, फर्श मेरा। सरफेस एरिया बढ़ गया ना। ठीक है, ठीक। अरे वो एक स्टूडेंट कुछ पूछ रहा था, ठीक है ना। ओके सर। चलिए, तो अब देखो यहाँ पर जरा समझो आप, ठीक है। तो अगर मुझे वाटर को फ्रीज करना है तो मुझे वाटर का वेपर प्रेशर कम करके आइस के बराबर करना पड़ेगा, ठीक है ना। वाटर का वेपर प्रेशर कम करके मुझे आइस के बराबर करना पड़ेगा। तो अब देखो, ये जो डॉट लगा रहा हूं, ब्लू डॉट लगा रहा हूं, ये वेपर प्रेशर है वाटर का, ठीक है ना। और मैं एक रेड डॉट लगा रहा हूं, ये वेपर प्रेशर है आइस का। समझ रहे हो? यहां पर मैं लिख रहा हूं वेपर प्रेशर, ठीक है, इधर बढ़ रहा है। और यहां पर मैं क्या लिख दूं? टेम्परेचर लिख दूं। यहां पर मैंने लिख दिया टेम्परेचर, ठीक है ना। यहां पर मैंने टेम्परेचर लिख दिया। तो अब देखिए, मैं इनको मिला रहा हूं यहां से। तो वाटर का वेपर प्रेशर मैं कम करूंगा, कम करूंगा, कम करते करते वो किसके बराबर हो जाएगा? आइस के। यानी कि इस टेम्परेचर पर जो वाटर है आपका वो फ्रीज होना शुरू होगा, समझे। इस टेम्परेचर पर जहां पे ये कट रहा है, ये फ्रीजिंग हो रही है आपकी, ठीक है ना। दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट, आपको दिख रहा हो तो दिस इज TF नोट। किसका फ्रीजिंग पॉइंट है? ये वाटर का। समझ गए? अब अगर मैं इससे नीचे जाता हूं, अब अगर मैं इससे नीचे जाता हूं तो अब क्या होगा? यहाँ पर वेपर प्रेशर में बहुत स्टीप डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर क्या बन चुका है? 50% लिक्विड हो चुका है आपका। लिक्विड का वेपर प्रेशर और कम होता है ना। मैं 1 डिग्री भी नीचे गया मैं इससे, सारा का सारा वाटर मेरा फ्रीज कर जाएगा। तो वेपर प्रेशर में डिक्रीज क्या होगा? शार्प। इसलिए देखिए, ये कर्व क्या हो गया? यहाँ से स्ट्रेट हो गया आपका। समझ गए? ये किसके लिए है? सॉल्वेंट के लिए, है ना। मैं छोटे छोटे अक्षर में लिख दूं, आपको समझ में आ जाएगा। ये है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, और ये वाला पॉइंट है आपका वेपर प्रेशर ऑफ आइस, ठीक है। अब मैंने इस पानी के अंदर क्या डाल दिया? NaCl डाल दिया। इस पानी के अंदर क्या डाल दिया मैंने? सॉल्ट डाल दिया, ठीक है। तो वेपर प्रेशर कम होगा या बढ़ेगा नमक डालने के बाद? सर बढ़ेगा। अरे कहाँ बढ़ेगा नमक डालने के बाद? है लास्ट टाइम मैंने बताया तो था आपको कि नहीं सर, किसी नहीं। भी लिक्विड का वेपर प्रेशर कम हो जाता है बिकॉज सम ऑफ द सरफेस एरिया इज कवर्ड बाय नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, है ना। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा अच्छा, तो सरफेस एरिया आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट से कवर हो जाता है आपका, इसलिए। तो वेपर प्रेशर मैं कम कर दूं। अब ये वेपर प्रेशर मैंने कम करके यहाँ लगा दिया। दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। कम हो गया, ठीक है ना। अच्छा, अब सॉल्यूशन को फ्रीज करने के लिए पहले तो देखो 100% वाटर था, तो वाटर को फ्रीज करने के लिए वेपर प्रेशर कम करके मैंने इसके बराबर कर दिया। लेकिन अब वाटर के अंदर तो NaCl डाला हुआ है ना, तो NaCl का वेपर प्रेशर आइस से ज्यादा होगा या कम होगा? बताओ जरा मुझे। सर एक बार दोबारा बोलना, किसका वेपर प्रेशर? NaCl, नमक का वेपर प्रेशर आइस से कम होगा या ज्यादा होगा? सर कम होगा। और क्या, बिल्कुल कम होगा। नमक कहाँ उड़ता है? नमक का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी 1000 डिग्री के ऊपर है। हाँ तो जी सर। नमक का वेपर प्रेशर कम है। ये देखो मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये वेपर प्रेशर नमक का है भाई, समझे। तो अब मेरा लिक्विड क्या होगा? और कूल करना पड़ेगा मुझे, और यहाँ आकर मेरा लिक्विड क्या होगा? वो फ्रीज होगा आपका। यानी कि ये वाला क्या हो गया आपका? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। समझ गए? ये वाला पॉइंट आपका, दिस इज TFS, समझे। तो ये डिप्रेशन हो गया आपका फ्रीजिंग पॉइंट में। देखिए ये वाला, इतना फ्रीजिंग पॉइंट आपका कम हो गया।
समझ गए? हाँ जी सर। दिख रहा है ना? तो मैं लिख दूं यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन पूरी की पूरी। चलिए मैं लिख रहा हूँ पूरी एक्सप्लेनेशन इसकी। अब मैं लिख दूं यहाँ पर ड्यूरिंग एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, ड्यूरिंग एडिशन ऑफ, ड्यूरिंग एडिशन, ड्यूरिंग एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल solute, the vapor pressure, the vapor pressure of solution decreases. So to freeze the solution, so to freeze the solution, solution को freeze करने के लिए its vapor pressure, its vapor pressure has to be lowered, its vapor pressure has to be lowered up to vapor pressure, up to vapor pressure of solid solute, ठीक है ना? Since the solid solute, since the solid solute has vapor pressure, less than that of ice, since the solid solute has vapor pressure less than that of ice, so to freeze the solution, it has to be cooled, it has to be cooled at a much lower, at a much lower temperature, ठीक है ना? So some depression in freezing point, is observed, ठीक है? Some depression in freezing point is observed. और अब मैं लिख दूं यहाँ पर डेल्टा TF, एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? m के। m क्या है आपका? मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो डेल्टा TF इक्वल टू क्या हो गया आपका? KF इंटू m, ठीक है ना? इस फार्मूले को आप याद रखोगे। तो KF क्या है यहाँ पर? KF को हम बोलते हैं मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, या इसको हम बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, और इट इज कॉल्ड क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ये इसको हम क्या बोलते हैं? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है? अब देखिए अगर इसको डिफाइन करना हो मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट को, तो मैं लिख दूं यहाँ पर मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट is the depression in freezing point, is the depression in freezing point when the solution is 1 मोलल, कि जब सॉल्यूशन क्या हो आपका? 1 मोलल हो, समझे? हाँ जी सर। तो यूनिट ऑफ KF क्या हो गया आपका? यूनिट ऑफ KF, तो जरा ध्यान दो, डेल्टा TF को तो केल्विन लिखूंगा मैं, और ये है मोल पर केजी, तो केजी तो नीचे है ना, यहाँ जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका
kg केल्विन पर मोल। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद चलते हैं आगे। इस पे न्यूमेरिकल मैं कराता हूँ, एक न्यूमेरिकल कराता हूँ मैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पर। ये क्वेश्चन था, हाँ 2.20, इसको देखिए 2.20, a 5% solution, a 5% a 5% solution by mass, a 5% solution by mass of cane sugar, by mass of cane sugar in water has a freezing point, has a freezing point of 271 Kelvin. Calculate the freezing point. Calculate the freezing point. Calculate the freezing point of 5% glucose. 5% glucose in water. In water. कहता है if freezing point of pure water, if freezing point of pure water is 273.15 केल्विन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें जो इंफॉर्मेशंस हैं वो क्या क्या दे रखी है। तो देखिए यहाँ पर एक चीज तो हमें दे रखी है, यहाँ पर टीएफ नोट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर कितना 273.15। ठीक है ना, और दे रखा है हमें परसेंटेज ऑफ शुगर सॉल्यूशन कितना 5% है ना, और इसका फ्रीजिंग पॉइंट भी दे रखा है मुझे डेल्टा टीएफ ऑफ सॉल्यूशन है ना, शुगर के सॉल्यूशन का, एस का मतलब शुगर का सॉल्यूशन 271 केल्विन। और हमसे कहता है कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट है ना, हमसे कहता है आपका फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करो किसका, ग्लूकोज सॉल्यूशन का। तो टीएफजी का मतलब क्या हो गया, ग्लूकोज सॉल्यूशन। ठीक है ना, और कंपोजिशन भी क्या है ग्लूकोज की, ग्लूकोज भी कितना है आपका 5% है। अब मुझे फ्रीजिंग पॉइंट निकालने के लिए है ना, फ्रीजिंग पॉइंट निकालने के लिए असल में देखो ये होता है टीएफ क्या होता है आपका 273.15 माइनस डेल्टा टीएफ है ना, ये फ्रीजिंग पॉइंट होता है आपका। तो अब डेल्टा टीएफ मुझे निकालना पड़ेगा, और जो हमारा डेल्टा टीएफ होता है, डेल्टा टीएफ इक्वल टू होता है केएफ इंटू 1000 इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, और यहाँ से डब्ल्यू ए। तो बाकी सब तो हमारे पास है, डब्ल्यू बी है, डब्ल्यू ए भी है, एम बी है, ये के एफ नहीं है। तो पहला काम क्या करना पड़ेगा मुझे, ये के एफ ही निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, अब क्योंकि सॉल्वेंट दोनों केस में मेरा वाटर ही है, तो के एफ और के बी किस पर डिपेंड करते हैं, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, तो दोनों तरफ मेरा वाटर ही है। तो मैं लिखूं यहाँ पर इसका, पहले मैं लिखूं यहाँ पर डेल्टा टी एफ फॉर शुगर सॉल्यूशन 273.15 माइनस 271, ये फ्रीजिंग पॉइंट था आपका, ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर था आपका। तो ये माइनस करके आ गया 2.15। 2.15 क्या हो गया डेल्टा टी एफ पहले वाले सॉल्यूशन के लिए, सुक्रोज के लिए।
अब मैं लिख दूं यहाँ पर सिंस द शुगर सॉल्यूशन हैज composition ऑफ 5%, है ना, शुगर सॉल्यूशन हैज कंपोजिशन ऑफ 5%। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है आपका, तो मैं लिख दूं यहाँ पर मास ऑफ शुगर 5 ग्राम, मास ऑफ वाटर कितना 95 ग्राम, है ना। चलिए यहाँ पर शुगर का मोलर मास भी लिख देता हूं मैं, मोलर मास ऑफ शुगर ये हो जाता है भाई C12, तो 12 12 जा 144, H22 O11 176, 6 4 10 2 12, 7 2 9 4 13 और 1 14 2 और 1 3 342। तो फार्मूला देखिए हमारा यहाँ से डेल्टा TF इज इक्वल टू 1000 इंटू KF इंटू WB अपॉन MB, WB अपॉन MB और WA, यही तो चीज है आपकी। तो हमें KF निकालना है यहाँ से, तो KF इज इक्वल टू क्या हो गया, डेल्टा TF इंटू MB इंटू WA अपॉन 1000 इंटू KF, ठीक है ना। सॉरी, KF तो हमें निकालना ही है। ये हो गया आपका, बराबर से क्लियर करूंगा इसको, ये चलिए 1000 और ये क्या आ गया यहाँ से 1000 और WB, ये आ गया आपका यहाँ से WB और WB। चलिए इसके बाद आ गया आपका फिर KF को कैलकुलेट कर लेते हैं। डेल्टा TF हो गया आपका 2.15, MB हो गया 342, WA हो गया आपका 95, WB हो गया आपका 5 और नीचे 1000, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब बात करते हैं यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा TF फॉर ग्लूकोज सॉल्यूशन। ये हो जाएगा आपका डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू 1000 इंटू WB अपॉन MB और WA। तो KF की वैल्यू तो मैं ऊपर से ला के रख रहा हूँ ब्लू वाली, ये KF की वैल्यू मैं यहाँ से रख रहा हूँ इसके अंदर। ये हो गया 2.15 इंटू 342 इंटू 95 डिवाइडेड बाई 1000 और 5। ये तो KF की वैल्यू हो गई और बाकी वैल्यूज मैं ऐसे के ऐसे रखता हूँ। ये हो गया 1000, WB हो गया आपका 5 ग्राम क्योंकि ये सॉल्यूशन भी 5% है, और MB हो गया 180, ग्लूकोज के लिए 180 होता है, और WA हो गया 95। तो 95 से 95 गया, 5 से 5 गया, 1000 से 1000 गया आपको, ठीक है ना। अब इसको 18 से काट दें, नहीं कटेगा। तो 2 से काटा तो ये 90 हो गया आपका, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, है ना, और 9 8, ठीक है। 9 से कटेगा आपका, 9 10 जा 90 और 9 1 जा 9 और 8 1 9 9 जा 90, ठीक है। ये हो गया ना आपका, तो ये हो गया 1.9। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक के बाद डेसिमल लगा देंगे। 19 5 जा 95 कैरी 9, 19 1 जा 19, 19 और 9 28 कैरी 2, 19 2 जा 38 और 2 40। डेसिमल कितने के बाद मैं ले आऊं, 2 से पहले ही था, एक 10 से भी आएगा आपका, तो 4.085 है ना। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूं,
4.085, तो इधर मैंने लिख दिया 4.085। तो ये तो हो गया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। और टीएफ क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 273.15 माइनस डिप्रेशन 4.085, है ना। और इसको माइनस कर दें तो 10 माइनस 5 5, यहाँ पर रह गया आपका 4, इधर आप 14, ये 6 हो गया आपका। और यहाँ पर क्या रह गया आपका 0, 0 में से 0 गया 0। और इधर इधर कितना रह गया आपका 272, 272 में से, अच्छा 150 में से ये गया ना आपका, 150 में से 85, 150 में से 85 गया तो 65 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या रहा आपका 269, समझ गए। ये हो गया आपका फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो ठीक। जब कभी हम किसी भी सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, ठीक है। अब आ जाओ इसके बाद अगली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है आपकी ऑस्मोटिक प्रेशर। नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज ऑस्मोटिक प्रेशर। और उस ऑस्मोटिक प्रेशर से पहले हमें क्या समझना पड़ेगा, ऑस्मोसिस। बताओ ऑस्मोसिस क्या होता है, थ्योरेटिकली तो मैंने पढ़ाया हुआ है पहले। क्या होता है ऑस्मोसिस, बोलो। सर एक मिनट बता रही हूँ। भूल गए, क्या बात। नहीं सर याद है, एक मिनट याद बता रही हूँ बस। सर इसमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो होते हैं उनकी ही मतलब मूवमेंट होती है। कहाँ से कहाँ। सर चलो, अपने आप जो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल है ना, वो सॉल्यूशन साइड पे जाता है, यानी कि लो कॉन्सेंट्रेशन सर टू लो। हाई कॉन्सेंट्रेशन, हाँ। समझे। तो ये होता है, तो मैं डिफाइन कर रहा हूँ इसको, फिनोमिना द फिनोमिना ऑफ मूवमेंट, द फिनोमिना ऑफ मूवमेंट ऑफ solvent molecules, solvent molecules from solution, from solution side to solvent, sorry, from solvent side to solution side, है ना, from solvent side to solution side, from solvent side to solution side, from solvent side to solution side, across a semi permeable, across a semi permeable membrane is called osmosis, ठीक है ना। उसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस, ठीक है। तो ऑस्मोसिस क्या है, इट इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ये अपने आप ही होती है, ठीक है ना। इट इज ए spontaneous, it is a spontaneous process, ये अपने आप ही होती है आपकी, it is a spontaneous process। तो अब देखते हैं यहाँ पर, ये तो हो गया ऑस्मोसिस, है ना। तो एप्लीकेशन ऑफ ऑस्मोसिस, तो मैं लिख दूं यहाँ पर इन ऑस्मोसिस द फ्लो ऑफ
flow of solvent molecule occurs from low concentration to high concentration। जहां पर सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ना, जहां पर सॉल्वेंट का अमाउंट कम होगा उधर सॉल्वेंट चल पड़ेगा, है ना। सीधी सी बात यह है कि जहां पर सॉल्यूट ज्यादा होगा वहां आपका सॉल्वेंट पहुंच जाएगा। तो एप्लीकेशन देखिए इसकी, एप्लीकेशन ऑफ ऑस्मोसिस, एप्लीकेशन ऑफ ऑस्मोसिस। द ड्राइड फ्रूट्स एंड फ्लावर, dried fruits and flowers are revived again when they are placed in water, है ना। तो मैं लिख दूं यहां पर द आउटर मेम्ब्रेन the outer membrane of fruit or flower act as semi permeable membrane so inflow of water occurs, hence the water levels inside present is regained and the flower or fruits looks fresh again। ये ऑस्मोसिस की एप्लीकेशन है आपकी एक, है ना। रात को हम किशमिश को पानी के अंदर डाल दें तो क्या होता है, किशमिश का जो छिलका है वो तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह काम कर रहा है। अंदर क्या है, शुगर है, किशमिश के अंदर कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, बाहर पानी में कंसंट्रेशन है ही नहीं बिल्कुल भी आपकी, तो वाटर क्या होता है आपका इनफ्लो होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर सम एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल सिंथेटिक, मैं लिख दूं यहाँ पर, चलो सिंथेटिक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एक होता है आपका सेलोफेन पेपर, एक होता है सेल्यूलोज ट्राइनाइट्रेट पेपर, ये भी सेमी परमिएबल होता है। और एक होता है पार्चमेंट पेपर, और फिर मैं लिख दूं यहाँ पर पिग्स ब्लैडर is a natural semi permeable membrane। जो पिग्स ब्लैडर होता है आपका वो ये होता है। चलिए इसके बाद आता है आपका, अब देखो जरा यहाँ से समझो ध्यान से, जैसे आपका सॉल्वेंट यहाँ पर अंदर एंटर करेगा, यहाँ पर तो इस साइड पर प्रेशर बढ़ता जाएगा, और मेरा जो ये पिस्टन है ये कहाँ मूव करना शुरू कर देगा, ऊपर की तरफ, है ना, क्योंकि अंदर से प्रेशर लग रहा है।
अब अगर बाहर से मैं ऊपर से प्रेशर लगाना शुरू कर दूं, ऊपर से मैं प्रेशर लगा दूं और इतना प्रेशर लगाऊं कि सॉल्वेंट का एंट्रेंस कम हो जाए, कि सॉल्वेंट का एंट्रेंस बंद हो जाए आपका, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, मैं डिफाइन कर रहा हूं इसको, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, द मिनिमम हाइग्रोस्कोपिक प्रेशर, द मिनिमम हाइग्रोस्कोपिक external pressure that has to be applied, on solution side, to prevent osmosis। ऑस्मोसिस की प्रोसेस को रोकने के लिए जो एक्सटर्नल प्रेशर हमें अप्लाई करना पड़ेगा उसको हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। ये तो है सिंपल लैंग्वेज में इसकी डेफिनेशन। अगर इसकी ढंग की डेफिनेशन लिखनी है तो उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? ये वो प्रेशर है जो सॉल्यूशन किस पर लगा रहा है, सॉरी जो सॉल्वेंट आपका किस पर लगा रहा है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इट इज द प्रेशर विच इज अप्लाइड बाई सॉल्वेंट। देखो सॉल्वेंट जो है वही तो इस मेम्ब्रेन पे प्रेशर लगा रहा है और इसके थ्रू क्या हो रहा है? वो अंदर जा रहा है आपका। तो असल में क्या है? इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाई, ठीक है ना। चलो तो एक और डेफिनेशन लिखते हैं इसकी। और द इक्विलिब्रियम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, द इक्विलिब्रियम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर on the solution सॉल्यूशन पर जो सॉल्वेंट प्रेशर लगा रहा है ड्यू टू ऑस्मोसिस ऑफ प्योर सॉल्वेंट इनटू, ठीक है ना, is a measure of osmotic pressure, यानी कि सीधी सी बात यह है कि जो प्रेशर आपका सॉल्वेंट लगा रहा है किस पे? सॉल्यूशन पे, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अब आपका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ना, एक और मैं लिख दूं यहाँ पर, एक और पार्चमेंट पेपर हो गया ना आपका, पार्चमेंट सेलोफेन पेपर, और एक और मैं लिख दूं यहाँ पर, ये भी सिंथेटिक है आपका, कॉपर फेरोसाइनाइड, Cu2FeCN6, ठीक है ना। ये भी क्या है आपकी सिंथेटिक है ना, सिंथेटिक SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो एक नंबर में पूछ ले तो आप उनको बड़े आराम से बता सकते हो आप अच्छे से। इसके बाद आता है आपका, तो ऑस्मोटिक प्रेशर को मैं डिफाइन कर दूं यहाँ पर, पाई V इज इक्वल टू NRT। पाई को क्या बोलते हैं? पाई इज ऑस्मोटिक, प्रेशर। V पता ही है आपको, V इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन
n नंबर ऑफ मोल आर गैस कांस्टेंट पड़ता है, टी टेम्परेचर है ये आपका, ठीक है ना। तो ये सारी चीज यहाँ पर हो गई आपकी। चलिए इसके बाद आता है आपका, यहाँ से ऑस्मोसिस के आप क्वेश्चंस कर लोगे। अब अगर मैं ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगा दूं इधर, मतलब इधर प्रेशर मैं ज्यादा लगा दूं, तो क्या होगा, सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट इधर भागने लग जाएगा आपका, और ये प्रोसेस क्या हो जाएगी आपकी, रिवर्स हो रिवर्स जाएगी, ऑस्मोसिस। ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ये अपने आप नहीं होगी। ये कब होगी, जब हम सॉल्यूशन साइड पर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगा दें, ठीक है ना। तो मैं लिख दूं यहाँ पर रिवर्स osmosis, reverse osmosis, it is the phenomena of movement, ठीक है ना, the phenomena of the phenomena the phenomena of movement of solvent particles from from solution side to solvent side across a semi permeable membrane under the influence of applied external pressure higher than osmotic pressure, ठीक है ना। तो ये रिवर्स ऑस्मोसिस है आपका। तो रिवर्स तो ऑस्मोसिस में होगा क्या भाई, खाली सॉल्वेंट मूव करेगा, है ना। तो सॉल्यूशन से सॉल्वेंट अलग होना शुरू हो जाएगा आपका। तो मैं लिख दूं रिवर्स ऑस्मोसिस इज यूज्ड, रिवर्स osmosis is reverse osmosis is used in reverse osmosis is used in purification of dirty water। तो घर में हमारे जो आरओ लगे हुए हैं वो इसी रिवर्स ऑस्मोसिस पे काम करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लासिफिकेशन ऑफ solutions on the basis of their osmotic pressure। तो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन किसको बोला जाता है, बताओ। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हम किसको बोलते हैं, बोलो, बताओ। सर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन को कह सकते हैं। और क्या मतलब, वो इसका सॉल्यूशन जिसके बारे में हमें सारी इंफॉर्मेशन है ना, हाँ। तो उसे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बोलते हैं। तो एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के से हम कंपेयर करें किसी भी सॉल्यूशन को, तो अगर वेपर प्रेशर बराबर आ जाता है तो हम क्या बोलेंगे कि दोनों सॉल्यूशन आइसोटोनिक है। अगर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से गिवन सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्यादा आ जाता है तो गिवन सॉल्यूशन को क्या बोल दूंगा मैं, हाइपरटोनिक। और अगर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से गिवन सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम आ जाता है तो गिवन सॉल्यूशन को क्या बोलूंगा मैं, हाइपोटोनिक, ठीक है ना। तो पहला आता है यहाँ पर आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन।
आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो ए सॉल्यूशन इज सेड टू बी आइसोटोनिक। ए सॉल्यूशन is said to be a solution is said to be isotonic if its osmotic pressure is equal to that of standard solution। कि किसी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर अगर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के बराबर आ जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, ठीक है ना, और उसे हम आइसोटोनिक बोलेंगे। जैसे मैं लिख दूं यहाँ पर आवर ब्लड सेल्स, फॉर एग्जाम्पल आवर ब्लड सेल्स आर isotonic with 0.9% NaCl सॉल्यूशन। यानी कि हमारी ब्लड सेल्स के अंदर जो सेल फ्लूइड है उसका कंपोजिशन भी 0.9% है, और अगर मैं 0.9% NaCl की बात करूं तो वो भी कंपोजिशन 0.9% है। तो इससे क्या होगा हमारा, तो ये ब्लड के साथ आइसोटोनिक है। तो अब हमें जितने भी इंजेक्शंस लगते हैं आपके, है ना, जितने भी इंट्रावेनस इंजेक्शन लगते हैं आपके, वो सारे के सारे क्या होते हैं आपके, आइसोटोनिक, ठीक है ना। और मैं लिख दूं तो जो भी हमें बॉडी फ्लूइड वगैरह खाने को दिए जाते हैं, जो डायरेक्टली ब्लड में चढ़ाए जाते हैं, है ना, ये सलाइन वाटर वगैरह जो चढ़ाते हैं, जो इंजेक्शन हमें लगते हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं आपके, आइसोटोनिक होते हैं, ठीक है ना। तो मैं लिख दूं यहाँ पर ऑल इंजेक्शंस, ऑल कौन से इंजेक्शन, इंट्रावेनस जो डायरेक्टली वेन में लगाते हैं ना, ऑल इंट्रावेनस इंजेक्शंस आर आइसोटोनिक विद ब्लड। सुनो मेरा फोन ले आओ जल्दी से, आर आइसोटोनिक विद ब्लड, ठीक है ना। इससे कम ज्यादा होगा तो फिर हमें दिक्कत होगी थोड़ी सी। जैसे टिटनेस का इंजेक्शन लगवाया कभी, है ना, अरे टिटनेस का इंजेक्शन लगा होगा ना कभी। हाँ जी सर। हाँ, तो वो देखो वो दर्द करेगा आपको 3-4 दिन तक। क्या होता है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है, तो वो धीरे, तो उसको अभी वेन में नहीं लगाते, उसको हमेशा ऐसे ही लगा देते हैं मसल्स वगैरह में, है ना। जो वेन्स में लगाते हैं ना, ये क्या होता है, बिल्कुल डाइल्यूट होता है आपका, ठीक है। तो जो नॉन इंट्रावेनस इंजेक्शंस हैं उनका कॉन्सेंट्रेशन काफी ज्यादा होता है, तो उनको हमेशा इसलिए मसल में लगाया जाता है। तो क्वेश्चन कई बार ये पूछता है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस वो हाइपरटोनिक होते हैं हमेशा, और जो इंट्रावेनस इंजेक्शंस होते हैं दे आर ऑलवेज आइसोटोनिक, क्योंकि इनको डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में चढ़ा रहे हो आप, ठीक है ना। ऐसे ये जो ग्लूकोज चढ़ाते हैं, बोलते हैं ग्लूकोज चढ़ाया जी, लेकिन होता क्या है, वो सलाइन वाटर ही होता है, ठीक है ना। उसी के थ्रू दवाइयां वगैरह चढ़ाते हैं, क्योंकि हमारे लिए ग्लूकोज उतना जरूरी नहीं है। हमारी बॉडी के अंदर क्या है, सोल्ट ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ब्लड के अंदर जो थोड़ा बहुत सोल्ट होता है ना आपका, तो बैक्टीरिया वगैरह लंग से सारे ब्लड के अंदर जाते हैं आपके, और ये जो सोल्ट है ये उनको क्या करता है, डिहाइड्रेट करता है। तो हमारे ब्लड में कुछ लेवल सोल्ट का रहना जरूरी है, ठीक है ना। सोल्ट ही क्या करेगा, आपका वाटर को भी बॉडी के अंदर रोक के रखेगा, बिकॉज हमने पढ़ाई है कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके लिए क्या होता है आपका, हमेशा हाइड्रेशन इंथैल्पी होती है, सो दे रिमेन एसोसिएटेड विद वाटर। तो सोल्ट हमारी बॉडी के अंदर वाटर को रोक के रखता है, ठीक है। तो ऑल इंट्रावेनस इंजेक्शंस आर आइसोटोनिक ए विद ब्लड, ठीक है ना।
और मैं लिख दूं यहां पर नॉन आइसोटोनिक सॉल्यूशंस है ना, आर नॉट सेफ टू अस, आर नॉट सेफ, वो हमारे लिए ज्यादा सेफ नहीं, खतरनाक भी हो सकते हैं कई बार। तो आगे बात देखते हैं खतरनाक वो कैसे होते हैं आपके। इसके बाद मैं लिख दूं यहां पर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, a solution is said to be hypertonic, a solution is said to be, a solution is said to be hypertonic, if its osmotic pressure, if its osmotic pressure is greater, if its osmotic pressure is greater than given standard solution, ठीक है ना, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर गिवन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से ज्यादा है। फॉर एग्जांपल, इफ ब्लड सेल्स आर प्लेस्ड, है ना, मैं लिख दूं यहां पर इफ ब्लड सेल्स आर प्लेस्ड इन 1% NaCl solution, if blood cells are placed in इसको मैं लिख दूं 0.1% NaCl सॉल्यूशन, तो हमारी जो ब्लड सेल्स हैं, है ना, इनका कंपोजिशन क्या है भाई, 0.9% है ना, और ये सॉल्यूशन को मैंने ब्लू से दिखा दिया, ये सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल्स हैं। और मेरी जो ब्लड सेल्स हैं उनको मैं दिखा देता हूं इससे, ये ब्लड सेल्स हैं आपकी, ब्लड सेल्स का कंपोजिशन क्या है भाई, 0.9% है ना, तो ब्लड सेल्स का कंपोजिशन है 0.9%, और जो सॉल्यूशन है उसका कंपोजिशन कितना दे रखा है आपको, 0.1% है ना, 0.1% क्या है आपका सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन है 0.1%, और जो हमारे ब्लड सेल्स हैं वो कितनी है, 0.9%। तो ब्लड सेल्स क्या हो गई आपकी, हाइपरटोनिक हो गई ना, यानी कि ब्लड सेल्स के अंदर जो फ्लूइड है वहां कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है ना, तो अब क्या होगा, हमारा ऑस्मोसिस होगा और वाटर कहाँ जाएगा, लो से हाई की तरफ चलेगा, तो ब्लड सेल में कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो वाटर क्या करेगा, इनफ्लो हो जाएगा आपका, है ना। तो मैं लिख दूं यहां पर इफ द ब्लड सेल्स आर प्लेस्ड इन 0.1% NaCl solution, then the blood cells will be hypertonic with 0.1% NaCl solution. So due to osmosis, the inflow of water will occur. क्या होगा आपका, वाटर का इनफ्लो होगा, है ना, और उससे क्या हो जाएंगे आपकी जो ब्लड सेल्स हैं वो क्या हो जाएंगे आपके, स्वेल हो जाएंगे ना, है ना, so the blood cells will swell, so the blood cells will swell,
इससे क्या हो जाएगा, आपकी जो ब्लड सेल्स हैं वो स्वेल कर जाएंगी आपकी, और ब्लड सेल्स आपकी अगर स्वेल कर जाएंगी, है ना, तो ब्लड सेल्स विल स्वेल, और इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, हीमोलाइसिस, है ना। द स्वेलिंग ऑफ ब्लड सेल्स, मैं लिख दूं यहाँ पर हीमोलाइसिस, ठीक है ना। द फिनोमेना ऑफ स्वेलिंग ऑफ ब्लड सेल्स, द फिनोमेना ऑफ swelling of blood cells when they are placed in a hypotonic solution, है ना। तो NaCl क्या है मेरा, NaCl के कंपैरिजन में जो ब्लड सेल्स के अंदर जो फ्लूइड है वो क्या है आपका, हाइपरटोनिक है। चलिए अब देखो यहाँ पर, और चलिए एक और देखो, एक चीज आती है यहाँ पर, एडिमा। एडिमा एडिमा क्या है, जो लोग बहुत ज्यादा नमक खाते हैं, है ना, तो उनके सेल फ्लूइड के अंदर नमक की क्वांटिटी बढ़ जाती है। द पीपल टेकिंग लोट्स ऑफ सॉल्ट डेवलप हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इन टिश्यू फ्लूइड्स। तो टिश्यू फ्लूइड क्या हो जाता है आपका, हाइपरटोनिक। तो अब वो क्या करता है, ब्लड से वाटर को खींचना शुरू कर देता है, और जो टिश्यूज होते हैं वो क्या हो जाते हैं आपके, स्वेल कर जाते हैं, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, एडिमा, ठीक है ना। तो मैं लिखूं यहाँ पर, द पीपल टेकिंग लोड्स ऑफ सॉल्ट और सॉल्टी फूड, the people taking people taking the people taking lots of salt and salty food develop higher concentration of salt in tissue fluid, है ना। develop higher concentration of salt in tissue fluid, है ना, सेल फ्लूइड भी बोलते हैं जिसे हम। सो द टिश्यू फ्लूइड becomes hypertonic, है ना। टिश्यू फ्लूइड becomes hypertonic, है ना, and water enters in the intracellular spaces, है ना, and inflow of water occurs. Inflow of water occurs in intracellular spaces. तो सेल के अंदर पानी घुसना शुरू कर जाता है। एज ए रिजल्ट द टिश्यूज swell and become puffy. As a result, the tissue become the tissues swell and become puffy. क्या हो जाते हैं आपके, पफी हो जाते हैं, ठीक है ना। दिस स्वेलिंग और पफीनेस इज कॉल्ड एडिमा। दिस स्वेलिंग और पफीनेस ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड एडिमा। इसे ही हम क्या बोलते हैं, एडिमा बोलते हैं।